नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने की साजिश, जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं आईटी धमाके, सुरक्षा बलों पर हमले, जैश और लश्कर को सौंपी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली में ड्रोन सहित इन चीज़ों को उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर बताएंगे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट, 24 घंटे के अंदर यूएई ने भारतीयों की मौत का लिया बदला, एयर स्ट्राइक में मार दिया हूती के टॉप कमांडर को, किया ढेर। भारत 100 लाने का भारत ने प्रयास तेज किया भारतवंशियों का। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में, डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश हुआ ढेर, इनामी नक्सली समेत 5 ढेर। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से देवदूत बनी भारतीय सेना, बर्फबारी में फंसे 3 नागरिकों की बचाई गई जान। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बलोचिस्तान में यात्री ट्रेन को निशाना बना किया विस्फोट, अब तक 5 लोग हुए घायल, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच चीन ने फिर से चली नापाक चाल, प्योंगयांग झील के पास अवैध पुल बना रहा है ड्रैगन। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर सैटेलाइट तस्वीरों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं तालिबान राज में महिलाओं के हाल हुए बेहाल, अब सार्वजनिक जीवन से बाहर करने को हो रहा है प्रयास, तेज जीवन ने भी चिंता जताई। तो एक एक करके बताएंगे। चीनी ड्रोन से भारत पर हमला कर सकता है पाकिस्तान, सुरक्षा एजेंसियां भी हुई अलर्ट, सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने की साजिश, जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं आईटी धमाके, सुरक्षा बलों पर हमले, जैश और लश्कर को सौंपी गई जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस पर सीमा पार से जम्मू कश्मीर में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आईएसआई के इशारे पर घाटी में आईटी धमाका किया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों की हत्याओं कर माहौल बिगाड़ने की साजिश है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले की आशंका भी है। इसके लिए जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को जिम्मा भी सौंपा गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि कई माध्यमों से इनपुट मिले हैं कि सीमा पार से हिंसा की साजिश रची गई है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर युवाओं को भड़काने की साजिशें की जा रही हैं। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं को उकसाना व आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर हमले करना शामिल है। सूत्र बताते हैं कि सीमा पार से जैश और लश्कर को जिम्मेदारी सौंपकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाइब्रिड आतंकियों को घटनाओं का टास्क सौंपने को कहा गया, और ताकि बिना किसी शक के वे घटनाओं को अंजाम दे सकें। इस बीच आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले की आशंका के बीच दिल्ली में ड्रोन सहित तमाम चीज़ों पर उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। जब तक गणतंत्र दिवस नहीं बीत जाता तब तक ड्रोन किसी तरीके से, किसी भी तरीके से शूटिंग से लेकर तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। और आपको बता दें, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ाने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून्स, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट समेत एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग करने पर भी अगले 37 दिनों तक पाबंदी है। इसके साथ ही ड्रोन, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, मानव रहित एरियल व्हीकल समेत तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। एक और अपडेट लेते हैं। 24 घंटे के अंदर भारतवंशियों का मौत का लिया बदला, एयर स्ट्राइक में ढेर किया गया हूती का टॉप कमांडर। जी हाँ, सऊदी से बड़ी खबर। दरअसल महज 24 घंटे के अंदर संयुक्त अरब अमीरात ने भारतवंशियों की मौत का बदला ले लिया और अब हूती विद्रोहियों के टॉप कमांडर को एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया है। यमन की राजधानी सना की एक इमारत पर यूएई की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, जिनमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें हूती विद्रोहियों का टॉप कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद भी शामिल है। दरअसल अरब न्यूज़ की तरफ से हूती विद्रोहियों के टॉप कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद के मारे जाने की पुष्टि भी की गई है और कहा गया है कि बीती रात अरब फोर्सेस की तरफ से सना में भीषण बमबारी की गई है, जिनमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और ये सभी हूती विद्रोहियों के प्रमुख अधिकारी थे। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमले में कम से कम 6 लोग घायल हो गए थे। और इसके साथ ही संगठन सेना ने कहा है कि उन्होंने 8 ड्रोन हमलों को नाकाम किया जो सऊदी अरब पर किए गए थे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भारत वंशियों के लाने की प्रोसेस हुआ तेज, नागरिकों के 100 को भारत लाने के प्रयास तेज। दोस्तों, अबू धाबी में ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारत वंशियों के भारतीय नागरिकों भी शामिल थे और इनके इलाज के लिए हॉस्पिटल सोमवार रात डिस्चार्ज किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद भारतीय दूतावास ने इनकी जानकारी दी है। हूती विद्रोहियों द्वारा हमले
हमले किए गए थे, लेकिन अब भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि मारे गए 2 भारतीयों की पहचान के बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है। भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा रहा है, उनको जल्द ही लाया जाएगा। एक और अपडेट, छत्तीसगढ़ में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में इनामी महिला नक्सली समेत 5 हुए ढेर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा सुरक्षा कर्मियों की हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत करीब 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ सुकमा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा से सटे जंगलों से हुई है। मारे गए नक्सलियों में से 5 लाख की इनामी महिला नक्सली मुन्नी भी शामिल है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक सुकमा जिले में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है। मुठभेड़ की इस पूरी कार्रवाई को सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर जिले के रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने अंजाम दिया है। वहीं मुठभेड़ की दूसरी घटना छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगे जंगलों में सुबह के वक्त हुई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी के मुताबिक पड़ोसी राज्य तेलंगाना की विशेष नक्सल विरोधी ग्रेहाइड इकाई की टीम को नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ द्वारा पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक सद्भावना के तौर पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंपा गया। दोस्तों, दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कड़ी चौकसी देशवासियों को निश्चिंत रखती है। सुरक्षा बलों द्वारा हर पहर निगरानी का ही परिणाम है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। सच ही कहा गया है कि यदि देश के जवान सीमा पर खड़े हो गए हों तो कोई परिंदा भी बिना उनकी इजाज़त के पर नहीं मार सकता। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सोमवार को उत्तर बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़ लिया गया है, जिन्हें बाद में सद्भावना के रूप में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन को निशाना बना किया विस्फोट, अब तक 5 लोग हुए घायल। बलूचिस्तान के बोलन जिले में मशकाफ इलाके में एक रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। यह जानकारी पाकिस्तान रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को दी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रेलवे के अधिकारी मोहम्मद काशिफ ने डॉन को बताया है कि धमाका तब हुआ जब रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेसवे इलाके से गुजर रही थी। अब आप समझिए कि बलूचियों ने पूरी तरीके से घेर रखा है और पाकिस्तान के एक एक कोने को तबाह करने की तैयारी कर रखी है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही। चीन ने फिर चली नापाक चाल। प्योंगयांग झील के पास अवैध पुल बना रहा ड्रैगन, सेटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। दरअसल भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है और दरअसल चीन प्योंगयांग झील के किनारे एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है। एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके से महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। पूर्वी लद्दाख के पास प्योंगयांग झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बना रहा है। पुल की चौड़ाई 8 किलोमीटर है और ये प्योंगयांग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चीन के हॉस्टल और सैनिकों के आवास भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुल के खंभों को कंक्रीट स्लैब से जोड़ने में मदद करने के लिए एक भारी क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके ऊपर टरमैक को बिछाया जाना है। निर्माण की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुल कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में चाइना टकराहट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। चीनी ड्रोन से भारत पर हमला कर सकता है पाकिस्तान, सुरक्षा एजेंसियाँ हुई हाई अलर्ट पे। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन खरीदे जाने के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। टाइम्स नाउ ने खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर हमले को लेकर किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में इस्लामाबाद ने बीजिंग से ड्रोन खरीदे हैं। 17 जनवरी को अबू धाबी में संदिग्ध हूती ड्रोन हमले में 2 भारतीयों और 1 पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने और 6 अन्य के घायल होने के बाद अलर्ट जारी किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान भी भारत में ड्रोन के जरिए महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन जमीन से 800 मीटर की ऊंचाइयों पर एक बार से 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। बताया गया है कि ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है उन्हें रडार के जरिए नहीं पकड़ा जा सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। तो दोस्तों,
इस साल थोड़ी आधे घंटे देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। मजदूरों फ्रंटलाइन वर्करों के लिए ही किया गया है खास इंतजाम। दोस्तों दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत के समय में बदलाव कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे देर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की परेड जो कि हर साल 10 बजे शुरू होती है, इस साल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। समय में ये बदलाव क्यों किया गया है, इसकी वजह ये भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट पास नहीं दिख पाता था, इसके चलते ये बदलाव किया गया है। वहीं इस बार समारोह में ऑटो चालकों, मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। पहले ये लोग राजपथ से परेड नहीं देख पाते थे, लेकिन इस साल इनके लिए खास इंतजाम किया गया है। वहीं पूरे राजपथ पर दोनों तरफ से 10 बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, ताकि राजपथ पर दूर बैठे लोग जो मुख्य कार्यक्रम को ठीक से नहीं देख पाते थे, वो भी परेड बिना किसी परेशानी के देख सकें। इस बार के इनविटेशन में चिकित्सक पौधे जैसे के लगे होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूपी चुनावों का महा ओपिनियन पोल, 7 एजेंसियों के सर्वे में बीजेपी टॉप पर बन रही है बाबा योगी की सरकार। दोस्तों यूपी में चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राहें लखनऊ से होकर जाती हैं। यूपी चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। यूपी में 7 चरणों में मतदान के बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। इस बीच 7 एजेंसियों ने सर्वे किया है। इनमें से 6 ने जहां एक बार फिर बीजेपी सरकार की भविष्यवाणी की है, तो वहीं एक एजेंसियों का दावा है कि इस बार अखिलेश के नेतृत्व में सपा की सरकार बनने जा रही है। आइए सभी एजेंसियों की भविष्यवाणी हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी की जीत हो रही है। बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं सपा को 160 से 165। रिपब्लिक वी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 252 से 272 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार, सपा को 111 से 131। पोल स्टार न्यूज एक्स सर्वे का विधानसभा चुनाव में 235 से 245 सीटें मिल रही हैं, सपा को 120 से 130। डीबी लाइव के मुताबिक सपा को 203 से 211 सीटें, जबकि भाजपा को 144 से 152 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 240 सीटें दिया, जबकि सपा को 143 सीटें मिली हैं। इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल में 226 बीजेपी को, 246 तक बीजेपी को, 160 तक सीटें सपा को मिलने वाली हैं। क्या कहते हैं पोल्स ऑफ पोल्स? अगर पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो उनके मुताबिक फिर से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं और बीजेपी को 221 से 31 सीटें मिल सकती हैं। तो इन तमाम सर्वेज में सब में बीजेपी नंबर 1 पे रही है। ऐसे में इस बार बनेगी तो सिर्फ योगी बाबा की ही सरकार बनने वाली है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। कोविड-19 दम तोड़ने लगा है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में निकल के आए 2,30,000 करीबी आंकड़े। दोस्तों कोविड-19 के आंकड़े जो हैं वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,30,000 ही मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना के इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 धीरे धीरे हमें पूरी कड़ाई के साथ इसका पालन करना होगा ताकि हमें इसका फायदा हो सके। इसके साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी 100 आतंक का पाकिस्तान कर रहा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, ड्रग्स तस्करों का इस्तेमाल कर भेज रहा IED। आतंकियों को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान इन दिनों भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। ड्रग्स तस्करी के इस्तेमाल होने वाले समुद्री रूट व अन्य रास्तों का इस्तेमाल वो IED विस्फोटकों को भेजने के लिए कर रहा है। पिछले शुक्रवार को गाजीपुर में बरामद RDX पैक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज IED भी पाकिस्तान ने तस्करी करने वाले रूट से ही भेज दिया था। दिल्ली पुलिस को खुफिया जांच रिपोर्ट्स में हैरान करने वाली ये तथ्य सामने आए हैं। हालांकि खुफिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर पता नहीं चल सका है कि भारत में तबाही मचाने के लिए मौत में कितने सामान लाए जा चुके हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई बरामदगी से जुड़े बड़े पैमाने पर साजिश को समझा जा सकता है। अकेले पंजाब पुलिस ने 20 IED, 5 किलोग्राम IED और 100 ग्रेनेड बरामद किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, अबू धाबी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत। UAE में भारत के राजदूत बोले मृतकों की पहचान के लिए अधिकारियों से किया जा रहा है संपर्क। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय के राजदूत संजय सुधीर ने सोमवार कहा कि दूतावास हूती विद्रोहियों ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीय नागरिकों के डिटेल्स का पता लगाने के लिए UAE अधिकारियों के संपर्क में है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया है और अबू धाबी को एक एयरपोर्ट में आग लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। भारतीय राजदूत ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है
घायलों में भारत भी शामिल है या नहीं। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि हमारे पास अभी तक केवल इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 में से 2 भारतीय नागरिक हैं। हम उसकी पहचान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि हूती विद्रोहियों को जो समर्थक है वो ईरान है। जी हाँ, ईरान समर्थक हूती विद्रोही हैं। इन्होंने ही सऊदी में ये भीषण हमला किया जिनमें कहीं ना कहीं 2 भारतीयों की भी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भारत और ईरान संग जो है रिश्ते वो कैसे होंगे, ये आने वाले समय तय करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये बड़ा हमला है और भारत जो है इस पर लगातार नज़र भी बनाए हुए है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि तो भारतवंशियों की मौत कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं। एक और अपडेट, सेना प्रमुख नरवणे के बयान पर चाइना तिलमिलाया, यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो चाइना और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रोने लगेगा और अगर सीएम योगी हारे तो चाइना और पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स थल भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयानों पर भड़क गया है। अखबार ने लिखा है कि नरवणे भारत की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी रुख अपना रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से कई अनर्गल बातें छापी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखता है कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद नरवणे को उनकी कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है। रावत चीन विरोधी बयानबाजी करते थे, इसलिए नरवणे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। ग्लोबल टाइम्स के चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एशिया पैसिफिक स्टडीज के डिपार्टमेंट हेड लैन क्यूब ने लेख में छापा है कि उन्होंने लिखा है कि MM नरवणे का बयान कोर कमांडर स्तर की बैठक में हुई सकारात्मक बातचीत के अनुरूप है। MM नरवणे ने शनिवार को थल सेना दिवस पर परेड को संबोधित करते हुए चीन के स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा था कि भारत दोनों पक्षों के बीच चल रहे गतिरोध के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे सीमाओं को एकतरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। इससे पहले एक बयान में उन्होंने चीन को खतरा करार दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें उनका कहना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ताकि मामला हो सके। एक और अपडेट, दिवाली कगार होने पर खड़े श्रीलंका को भारत ने किया मदद तो दुनिया भर में और जमकर तारीफ। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में $90 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर WHO विजयवर्धने ने भारत की इस मदद की तारीफ कर दी है और कहा है कि भारत की तरफ से इस आर्थिक मदद ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी चेतावनी दी है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है, ऐसे में उनके दिवालिया होने की नौबत आ गई है। शनिवार को अर्थशास्त्री विजयवर्धने ने राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की आवश्यकता होगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें बॉर्डर पर बढ़ते विवाद को लेकर पाकिस्तान परेशान, NSA मोईद यूसुफ पहुंच रहे हैं काबुल। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ अफगानिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच काबुल के दौरे पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसुफ बॉर्डर पर बाड़ लगाने और अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों सहित कई मसलों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 18 जनवरी को काबुल पहुंच रहे हैं। डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि 18-19 जनवरी की यात्रा के दौरान यूसुफ अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के तरीकों पर, यूनाइटेड नेशंस की जरूरतों को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि मानवीय संकट को टालने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट पर चर्चा की गई है। 13 जनवरी को यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि लाखों अफगान मौत की कगार पर थे। अफगानिस्तान के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक कुशल श्रमिक का लगभग पूर्ण पलायन है, जो इसके स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि वो उन अफगान शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, पंजाब में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, सीएम चन्नी के भतीजे समेत कई खनन कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी। पंजाब में अवैध रेत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। एजेंसियों की ओर से जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनमें से एक राज्य के सीएम चरणजीत चन्नी का भतीजा भूपिंदर सिंह हनी भी हैं। एजेंसियों ने मंगलवार को सुबह ही भूपिंदर सिंह हनी और उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पंजाब में वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले ही सेक्शन के चलते राजनीति तेज हो सकती है। फिलहाल इस मामले में सीएम चन्नी या फिर कांग्रेस के किसी अन्य नेता का बयान सामने नहीं आया है।
प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच पर बोले पीएम मोदी, भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। पीएम मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जैसे मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पे अटूट विश्वास। पीएम मोदी ने कहा है कोरोना के इस समय हमें देखना होगा कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर चलते हुए अनेक देशों को जरूरी दवाइयाँ देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहे। हम चलते हैं एक और अपडेट। 235 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है बीजेपी। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का सफाया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में पूरी तरीके से तैयार है। सभी राजनीतिक दल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार के साथ ही प्रदेश की 403 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले लोगों का मूड डालने के लिए अलग अलग ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी 230 में से 235 सीटों के साथ फिर से यूपी में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में ही सपा ही एकमात्र दल है जो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 230 से 235 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी 160-165 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस और बसपा को क्रमशः 3 से 7